हाल ही में एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश जहां पर इतनी मात्रा में क्राइम की घटनाएं आप सुनते हैं, तो आखिर ये राष्ट्रीय औसत से कम कैसे है? तो दरअसल हम बात कर रहे हैं इस क्राइम के राष्ट्रीय औसत दर की बात हो रही है, यानी कि 1 लाख की जनसंख्या पर जो केसेस हैं अपराध के, उनकी जब तुलना की जाती है तो वो राष्ट्रीय औसत से उत्तर प्रदेश में 28.5% कम है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के बारे में, अन्य प्रमुख तथ्यों के बारे में, और साथ साथ ये रिपोर्ट क्या कहती है इन सभी पक्षों को। सबसे पहले बात खबर की, तो उत्तर प्रदेश में वर्ष 2024 के आंकड़े को बताती है ये रिपोर्ट, और इसमें कह रहा है कि 1 लाख आबादी पर 180.2 संज्ञेय अपराध दर्ज किए गए। अगर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को देखा जाए तो ऑल इंडिया क्राइम रेट जो है, यानी कि जिसमें संज्ञेय अपराध की बात की जा रही है, तो वो 252.2 जो है 1 लाख केसेस, 1 लाख जनसंख्या में जो केसेस की संख्या है वो राष्ट्रीय स्तर पर 252.2 है, जो कि यूपी में जबकि इसको जब देखा जा रहा है तो ये कितना है, तो 180.2 है, यानी कि 180.2 केसेस जो हैं वो यूपी में हैं और राष्ट्रीय स्तर पर केसेस की संख्या 252.2 है। और जब इसकी तुलना की जाती है तो प्रतिशत में ये 28.5% राष्ट्रीय औसत से कम आते हैं। ध्यान रहे, यहां पर दर्ज केसेस की संख्या की बात नहीं की जा रही है, बल्कि जो क्राइम की दर है, यानी कि 1 लाख जनसंख्या पर दर्ज केसों का जो अनुपात है उसकी यहां पर बात की जा रही है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश देश में सबसे विशाल जनसंख्या को धारित करता है, इस लिहाज से नंबर ऑफ केसेस के मामले में अब भी ये सबसे ऊपर है, लेकिन जब इन केसेस की जब हम प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से इसकी दर निकालते हैं तो ये नेशनल जो आंकड़ा है उससे भी काफी कम है, यानी कि 28.5% केसेस कम है। अब इसमें अब सवाल उठता है कि सबसे ऊपर कौन सा राज्य है जहां की दर सबसे ऊपर है? तो आप याद रखेंगे कि केरल में सर्वाधिक मामले प्रति लाख जनसंख्या पर दर्ज किए गए, जो कि 513 केसेस की संख्या है। और जब इसमें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी को शामिल करते हैं तो इसमें 1258.5 केसेस प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से दिल्ली सबसे ऊपर आ जाती है। तो इसका मतलब कि अगर प्रति लाख जनसंख्या के हिसाब से देखें तो दिल्ली में जो केसेस की संख्या जो दर है वो सबसे ज्यादा है, और केवल राज्य की बात करें तो केरल में सर्वाधिक है। यूपी की बात करें तो यूपी में चार्जशीट जो दाखिल होती है, यानी कि जो आरोप पत्र दाखिल किया जाता है पुलिस के द्वारा, तो वो 76.7%, यानी कि अगर इसमें भी जो राष्ट्रीय आरोप पत्र दाखिल करने की का जो रेशियो है वो है 75.6%, उससे ज्यादा है। इसका मतलब कि उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पुलिस द्वारा पंजीकृत मामलों में आरोप पत्र दाखिल करने के मामले में 3/4 से ज्यादा आरोप पत्र यहां पर दाखिल किए गए, तो पुलिसिंग की भी सराहना की जा सकती है। अब देखिए, क्राइम इन इंडिया 2024 जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट की भी बात करेंगे और जानेंगे इसके महत्वपूर्ण पक्षों को भी, और क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण पक्ष, उस पर भी एक नजर डालेंगे। आप जानते हैं कि जो एनसीआरबी होता है, एनसीआरबी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीआरबी की स्थापना हुई थी 1986 में, और एनसीआरबी बेसिकली अपराध के संदर्भ में जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का एक कह सकते हैं आपराधिक डेटा का केंद्रीय भंडार होता है। और साथ साथ आपको बता दें कि ये इसकी स्थापना जब हुई थी तो उसमें एक समिति थी जिसका नाम था टंडन समिति। इसके अलावा दूसरी जो समिति थी उसका नाम था राष्ट्रीय पुलिस आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग। और तीसरी जो समिति थी वो थी आपकी गृह मंत्रालय का टास्क फोर्स, और गृह मंत्रालय के होम मिनिस्ट्री के जो टास्क फोर्स है, इन तीनों की सिफारिश के आधार पर ही 1986 में किसकी स्थापना हुई थी? तो एनसीआरबी की स्थापना हुई थी। अब ये एनसीआरबी अपराध के संदर्भ में, अपराधों के हम कह सकते हैं डेटा का केंद्रीय भंडार होता है, और ये रिपोर्ट्स जारी करता है, जिसमें कि अभी आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट क्राइम इन इंडिया 2024 और साथ साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2024 रिपोर्ट जारी की गई। अब इसी रिपोर्ट के आंकड़े अलग अलग क्या कहते हैं, एक नजर उस पर भी डालते हैं। तो देखिए, भारत में अपराध की अगर बात की जाए तो 6% टोटल अगर अपराधों की बात की जाती है तो उसमें 6% की गिरावट दिखाई दे रही है।
यानी कि पिछले जो वर्ष 2023 है उसकी तुलना में 6% की गिरावट यहां पर देखी गई है कुल अपराध दर की जब यहां पर बात हो रही है। लेकिन इसको अलग अलग सेगमेंट में देखते हैं कि कहां पर गिरावट आई है, किन अपराधों में, और किन अपराधों में यहां पर वृद्धि दर्ज की जा रही है। अब देखिए, ये अपराध जो होते हैं इन रिपोर्ट्स के माध्यम से, चाहे वो आपके नॉर्मल जो क्राइम होता है, संज्ञेय अपराध जो होते हैं वो अगर उसकी बात कर लें, जो इसके अलावा आर्थिक अपराध होते हैं, इसके अलावा आपका साइबर क्राइम होता है, इसके अलावा मादक द्रव्यों से जो मौत होती है, बाल सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं हैं, इन सभी के ऊपर यहां पर प्रकाश डाला जाता है। तो कुल अपराध दर में 6% की गिरावट वर्ष 2024 में दिखाई दे रही है। वर्ष 2024 में 58.86 लाख, कितना, 58.86 लाख जो है वो मामले यहां पर दिखाई देते हैं। और वहीं पर वर्ष 2024 के 58.86 लाख जो संज्ञेय अपराध हैं, वर्ष 2023 के 62.41 से कितने कम है, तो 6% कम है। इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत में अपराध जो है उसमें 6% की गिरावट दिखाई दे रही है। लेकिन जब बात साइबर क्राइम की हम करते हैं तो वहां पर चिंता की बात है, क्योंकि साइबर क्राइम आप देखेंगे कि उसमें 17.9% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसका मतलब कि साइबर सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती के रूप में यहां पर बनकर उभरा है। इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। डिजिटलाइजेशन के साथ साथ साइबर सिक्योरिटी एक बड़ा प्रश्न बनकर उभरता है। इसके अलावा अगर आर्थिक अपराधों की भी हम बात करते हैं तो आर्थिक अपराधों में भी 4.6% की हमको वृद्धि दिखाई देती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जो आर्थिक धोखाधड़ी है, चीटिंग है, या इस तरह के जो फ्रॉड हैं, वो भी एक चिंता की बात है, उसमें भी वृद्धि देखी गई है। साथ साथ महिलाओं के खिलाफ अगर अत्याचार की बात करें तो उसमें थोड़ा सुधार दिखता है, थोड़ी राहत की सांस है। मामूली गिरावट हालांकि है, इसमें और अभी काम किए जाने की जरूरत है महिला सुरक्षा के विषय में। लेकिन एक सुखद संकेत हम इसको कह सकते हैं कि 4.48 लाख जो मामले थे उसमें हल्की गिरावट आई है, और ये हो गए हैं 4.41 लाख, यानी कि 2023 के 4.48 लाख मामले 4.41 लाख मामलों तक पहुंचे हैं। तो महिलाओं के खिलाफ अपराध में हल्की गिरावट दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर आप देखें SC ST के विरुद्ध जो अपराध हैं, तो उन अपराधों की अगर बात करें तो SC के विरुद्ध जो अपराध है उसमें आप देखेंगे 3.6% की गिरावट आई है। उसी तरह से ST के खिलाफ जो अपराध है उसमें 23.1% की गिरावट आई है। तो ये एक अच्छा संकेत है, यहां पर इन अपराधों में कमी, सामाजिक न्याय की तरफ हम कह सकते हैं कि हम कदम बढ़ा रहे हैं। साथ साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सर्वाधिक मामले दर्ज किए गए हैं SC ST को लेकर। यहां भी देखिए, चूंकि ये वो ही प्रदेश है जहां पर SC ST समुदाय की संख्या ज्यादा है, तो इसलिए नंबर ऑफ केसेस यहां पर ज्यादा मिलेंगे, स्वाभाविक है। जैसे उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ केसेस का ज्यादा मिलना स्वाभाविक है, एक विशाल जनसंख्या के होने की वजह से। इसके अलावा बाल सुरक्षा और किशोर संबंधी चिंता की अगर बात करेंगे तो यहां पर भी जो सबसे ज्यादा चिंता है बाल सुरक्षा और किशोरों के संबंध में, उसमें जो लापता होने की संख्या है, यानी कि जो ट्रैफिकिंग हम कह सकते हैं, जो किडनैपिंग कह सकते हैं, जो इस तरह की जो घटनाएं हैं उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसी घटनाओं में 7.8% यानी लापता होने की घटनाओं में 7.8% की क्या देखी गई है, वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा CCL होता है, यानी कि दिल्ली में अगर देखें चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, तो इस घटना में दिल्ली में सबसे ज्यादा देखा गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो आत्महत्या के मामलों की अगर हम बात करें तो यहां पर आत्महत्या और सामाजिक संकट के मामले भी उस पर नजर डालें तो विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आत्महत्या के मामले 1,70,746 मामले आत्महत्या के दर्ज किए गए हैं, जिसमें इसमें सर्वाधिक प्रतिशत जो 31% आत्महत्या के मामले हैं वो किसके हैं, तो वो लेबर क्लास के हैं, यानी कि जो मजदूर हैं उनकी आत्महत्या की दर जो है उसमें अगर देखें तो मजदूरों का जो प्रतिशत है वो क्या है, वो सबसे ज्यादा है। तो यानी कि 31% जो आत्महत्या की घटना है वो मजदूरों में मिल रही है। इसके अलावा 14,778 जो बेरोजगार हैं उन्होंने आत्महत्या की है, 10,546 किसानों ने आत्महत्या की, 14,488 छात्रों में आत्महत्या की घटना देखी गई, और इसी तरह से 22,113 आत्महत्या गृहिणियों के द्वारा यहां पर NCRB रिपोर्ट में दर्ज है। इसके अलावा अगर ड्रग एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ड्रग में अगर आप देखेंगे तो मामले यहां पर चिंताजनक हैं, क्योंकि ड्रग ओवरडोज की वजह से जो मरने वालों की संख्या है उसमें 50% का लगभग इजाफा हुआ है। तो ड्रग हम कह सकते हैं कि 50% ड्रग की वजह से जो मृत्यु की घटना बढ़ी है उसमें सबसे ऊपर राज्य कौन सा है, तो इसमें अगर ड्रग के मामले में देखें तो तमिलनाडु में जो है
ये घटना सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। इसके बाद आपका पंजाब आता है, जबकि पंजाब ड्रग के लिए ज्यादा जाना जाता था। तो अब तमिलनाडु ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया दर्ज मामलों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर तमिलनाडु, पंजाब ये वो राज्य हैं। इसके अलावा तीसरे स्थान पर आपका एमपी है, जहां पर ड्रग के ओवरडोज से मृत्यु की संख्या सर्वाधिक है। तो ये कुछ आंकड़े थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज और है, आप ध्यान दीजिएगा कि जो विदेशियों द्वारा किए गए अपराध हैं वो बंगाल में सर्वाधिक दर्ज किए गए हैं वर्ष 2024 में। और विशेष तौर पर जो आपराधिक मामलों में जो विदेशी इन्वॉल्व हैं उसमें सर्वाधिक संख्या बांग्लादेशियों की है, इसके बाद नाइजीरियाई मूल के लोगों की है और इसके बाद नेपाल के लोगों की है। तो इस तरह से इसके बाद म्यांमार का नंबर है। तो देखिए इसमें अगर देखा जाए तो स्टेट में सबसे ज्यादा जो विदेशियों द्वारा किए गए आपराधिक मामले हैं उसमें बंगाल, और इसमें भी किस विदेशी समुदाय द्वारा, तो इसमें बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, फिर नेपाल, फिर म्यांमार। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े थे एनसीआरबी से संबंधित। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की तो आपके लिए हमारे पास एक बेहतरीन कोर्स है जिसकी सहायता से आप पा सकते हैं इस परीक्षा में सफलता, क्योंकि ये बचाता है आपका बहुमूल्य समय। इसमें क्या आपको पढ़ना है उसी के हिसाब से हमारे अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन मिलता है। तो आप जुड़ सकते हैं हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स से, और इस कोर्स के माध्यम से आपको जो क्लासेस मिलती हैं उसकी वैलिडिटी होती है 12 मंथ तक, यानी कि 12 महीने तक। जितनी बार चाहें ये क्लासेस आप देख सकते हैं, अपना रिवीजन भी कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए 8750187501 ये नंबर हमारा है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, या आप डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। दृष्टि लर्निंग ऐप पर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स लाइव ऑनलाइन कोर्स आप दोनों माध्यमों में सर्च कर सकते हैं, इसकी विशेषताएं, और साथ साथ वहां पर बाइक ऑप्शन भी होता है। साथ साथ आप किसी भी डाउट की स्थिति में 8750187501 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। राष्ट्रीय औसत अपराध दर की तुलना में उत्तर प्रदेश की अपराध दर कितनी कम है? विकल्प आपके सामने हैं, इसके आधार पर सही विकल्प का चुनाव कीजिए और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब दीजिए। साथ साथ आपको बता दें कि यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हम डेली के न्यूज़पेपर के एनालिसिस के आधार पर लेकर आते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स एमसीक्यू के माध्यम से लाइव सेशन सुबह 9 बजे। तो सुबह 9 बजे हमारे यूपीपीसीएस के चैनल पर आप उस लाइव सेशन को देखेंगे तो निस्संदेह आपके करंट अफेयर्स की तैयारी आगे आने वाले एग्जाम के लिए बेहतरीन होगी, क्योंकि इस 6 महीने के जो करंट अफेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि परीक्षा से ठीक 6 से 7 महीने पहले के करंट अफेयर होते हैं। तो डेली वो सेशन चल रहा है, 9 बजे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।